ये जो कट्टर इस पार्ट के आदमी होंगे कि नहीं, मुझे तेजस्वी जी की ही बात को सुननी है और किसी बात को नहीं सुननी है, तो निश्चित रूप से उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। न तो उनके माँ बहन योजना वाला देने से कुछ अंतर पड़ने वाला है। आज भी जो उनके समर्थक हैं वो ब्लाइंड समर्थक हैं, तो वो अपना कर रहे हैं। इच्छाएं निश्चित रूप से होती है कि हम भी माननीय बने, ठीक है। मेरा भी इच्छा है कि ठीक है, अगर हम लड़ें, अब मुझे मौका दिया जाएगा तो निश्चित रूप से मैं बखूबी अपनी जिम्मेवारी को निभाने की कोशिश। अच्छा, नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, 2025 चुनाव की रणनीति पूरे देश से लेकर के बिहार और जिलों तक हो गई है। हम बता दें, विधानसभावार पार्टी भी अपना उम्मीदवार तय कर रही है। अब सवाल ये है कि मुद्दा उठा है संसद भवन से, एक देश एक चुनाव। इस मुद्दे पर विपक्षी दल अलग अलग राग अलाप रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक देश एक चुनाव से फ़ायदा किसको होगा। सभी कह रहे हैं बीजेपी को फ़ायदा होगा, इसलिए तो 2025 चुनाव की तैयारी है। हमारे साथ डॉक्टर शुक्ला जी हैं, जो कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उसके बाद से इनकी चर्चा जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी में आपको क्या लगा जो भारतीय जनता पार्टी में आप इसको चुने? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व करता हमारे माननीय मोदी जी हैं और अमित भाई साहब हैं, इनका जो हमारे देश के प्रति जो एक रुझान है कि हमारे देश को एक विकसित और इंडिपेंडेंट देश बनाने का, उस पार्ट से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और उसी प्रभावित होने के कारण मैं भारतीय जनता पार्टी के पार्ट में अपने आप को संलग्न किया, उसको अपने आप एक परिवार का सदस्य बनाया। और मन में मेरे पास यही आया कि दरभंगा के विकास में हमेशा हमने अपना अहम योगदान दिया है हर क्षेत्र में, तो मेरा अपना ये पार्ट रहा कि देश के विकास में भी मैं अपना योगदान दूं। और उस योगदान में एक कड़ी है, वो कड़ी भारतीय जनता पार्टी है मेरे लिए, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। अभी चर्चा चल रही है देश में, एक देश एक चुनाव, इसी पर अलग हो रहे हैं। और ख़ासकर बता दें, संविधान को लेकर के, संविधान कि पूरे देश में संविधान खतरा है, इस पर लोकसभा चुनाव जीते। 2025 में भी वही आ रहा है, तो क्या लगता है कि ये संविधान के नाम पर इस बार 2025 में भी बीजेपी को खतरा होगा? देखिए, सबसे पहला बात है कि जो भी आदमी बोल रहे कि संविधान को खतरा है, पहले तो उनको संविधान समझना चाहिए। क्योंकि आप जितने भी आदमियों से अगर आप बात करते होंगे, आप एक पत्रकार हैं, हर जगह के आदमियों के साथ आपका मिलना जुलना है, उनको संविधान लिखा कौन और संविधान कब लिखा, कितने आर्टिकल्स में वो लिखा गया, यही उन लोगों को पता नहीं होगा। तो एक्चुअली कोई आदमी कोई भ्रम फैलाने के लिए किसी बातों को डाल देता है, जिसके कारण जो भी आदमी है उसके पीछे उन बातों को हुले ले करते रहते हैं। इस पार्ट्स में कहीं कोई तथ्य ही नहीं है कि संविधान खतरे में है, क्योंकि हम लोग के माननीय आदर्श और पिता तुल्य हमारे भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो ये संविधान लिखा गया, उस संविधान की बहुत सारी एनालिसिस हुई होगी निश्चित रूप से। हम लोग शायद जन्म भी नहीं लिए होंगे उस समय में, और नहीं ही लिए थे, और एनालिसिस के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई होगी। इसलिए उसमें कोई, हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि समय के हिसाब से उसमें सुधार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ज़रूरत पड़ती है तो निश्चित रूप से जितना भी लोकसभा है और राज्यसभा है, उनके जितने भी मेंबर पक्ष और विपक्ष के हैं, सबकी सहमति से उस पार्ट में कोई बदलाव किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई एक आदमी आया और बदल के उसको चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले समझना चाहिए कि चुनाव के पार्ट में जो ये मुद्दा उठाया जाता है कि संविधान खतरे में है, तो ये सब बिना मतलब का बात है, बकवास बात है। इसमें किसी प्रकार की जान हम लोग नहीं समझते हैं। अच्छा, ये जो तेजस्वी इस बार 2025 के लिए यात्रा कर रहे हो, नीतीश जी भी 23 से यात्रा कर रहे हैं, सवाल मुद्दा पर है। वो कह रहे हैं कि 200 जो बिजली है वो 200 वाट हम फ्री देंगे। उसके अलावा माई बहन योजना उन्होंने किया है कि 2500 रुपया महिलाओं को मिलेगा। ये तमाम जो एजेंडा हैं, तो क्या लगता है कि इससे प्रभावित हो सकते हैं क्या जनता, वोटर जो है सो राजद के तरफ? देखिए, जो कट्टर इस पार्ट के आदमी होंगे कि नहीं, मुझे तेजस्वी जी की ही बात को सुननी है और किसी बात को नहीं सुननी है, तो निश्चित रूप से उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। न तो उनके माँ बहन योजना वाला देने से कुछ अंतर पड़ने वाला है। आज भी जो उनके समर्थक हैं वो ब्लाइंड समर्थक हैं, तो वो अपना कर रहे हैं, इरेस्पेक्टिव इस पार्ट को जाने हुए कि हमारे देश की क्या स्थिति हो रही है, हमारे राज्य की क्या स्थिति हो रही है। अगर मान लीजिए कि उनका ये योगदान देकर बिहार को विकासशील और विकसित राज्य बनाने का अगर उनके मन में उद्देश्य होता, तो बहुत लंबे समय तक ना हमारे लालू चाचा साथ हैं,
माननीय हमारी राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन उस समय भी हुआ होता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो आप सभी कोई समझते हैं कि राजद की मंशा है क्या? जब राजद की मंशा, सब ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को पता नहीं है, सबको पता है कि राजद की मंशा क्या है। वो एक परिवार की पार्टी है और परिवार की पार्टी से हमारे राज्य और देश का विकास संभव नहीं हो सकता है। इसलिए मैं उस बातों को, जितना भी बातें हैं उन सबको हम बकवासी समझते हैं। उस बातों में मेरा कोई अपना मतलब विश्वास नहीं है कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। और ऑलरेडी माननीय नीतीश कुमार जी माँ बहन की पार्ट को जो का योजना जो लाना चाह रहे हैं, उस पार्ट्स की माता और बहनों को रिजर्वेशन देकर, आप देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कल भी परसों रिजल्ट निकला है बीपीएससी का। हमारी भी मान्य स्टाफ है एक, उसकी बिटिया 2nd रैंक लाई है बीपीएससी में, तो अपने जिस सब्जेक्ट से वो थी। तो आप इस बात तो यूं ही पढ़ रही हैं। जब से ये योजना आया कि कन्या ये साइकिल योजना का प्रकार ये किया गया, उन लोगों के अंदर में एक जोश भरा गया माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि सबको पढ़ना है, सबका साथ सबका विकास के साथ मोदी जी का ये नारा आया। तो उन्होंने कोई ऐसा डिफ्रेंशिएशन ही नहीं किया है कि महिलाओं का अलग है, बहन का अलग है, भाई का अलग है, चाचा का अलग है, दादा का अलग है। सबका एक अधिकार है, जिस अधिकार स्वरूप उनको अपना अधिकार मिलता है और उस अधिकार के तहत जिस भी रूल रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है और समय दर समय जब बदलने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ उसमें इन्हांस करने की ज़रूरत होती है, अगर कुछ खामियां निकलती है तो सर्विलेंस के पश्चात उसको हम लोग फिर विड्रॉ करने की भी नीति होती है। तो इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी ये सरकार कर रही है, कोई नई बातें वो नहीं करने जा रहे हैं। बस उसी पार्टियों को है कि वो नाम एक देना चाह रहे हैं। जो भी चीज़ वो कर रहे हैं वो तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी एक इंटरनेशनल पार्टी के रूप में आप वो उभर के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, तो उसकी कोई ना कोई अपनी कार्य करने की क्षमता होगी, तभी तो वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को है। उससे ज़्यादा सदस्यता किसी को नहीं है। बस उसी पार्ट्स को ये लोग किसी न किसी रूप में नकल करने की कोशिश करते हैं कि नकल से आजकल नहीं होता है। आजकल पूरी सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम है, आप कहीं से कोई भी चीज़ को देख लेते हैं। लेकिन अभी भी आज की सिस्टम जो हमारे बिहार में भारतीय जनता पार्टी की है, वो ऑनलाइन सिस्टम के एडवांस फॉर्म में चल रही है। रेस्ट जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी की सारी ऑफलाइन है और वो कोशिश कर रही हैं कि बस जैसे फेसबुक पे कोई पिक्चर देख के रील बनाने लगता है, वैसा ही राष्ट्रीय जनता दल हमारे बिहार में भारतीय जनता पार्टी का रील देखता है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है। इस बार संजय झा आए थे, उन्होंने कहा कि 225 का लक्ष्य है, 2025 चुनाव में 225 का लक्ष्य उन्होंने रखा है और इसके लिए उम्मीदवारी भी विभिन्न विधानसभावार देख रहे हैं। सभी राजनीतिक दल को बोले हैं कि आप अपने मजबूत उम्मीदवार दीजिए ताकि एक भी सीट लूज ना हो। तो क्या लगता है कि आप निश्चित तौर पर अगर भाजपा में आएंगे तो आपकी भी मंशा रही होगी कि हम भी चुनाव लड़ें, तो चुनाव अगर लड़ने की बात होगी तो कौन सा क्षेत्र आपके लिए होगा? क्या आपकी चर्चा हुई है इस बात पर, कहीं से बात हुई कि नहीं? देखिए, जब आप समझ ही रहे हैं इस बात को कि माननीय संजय भैया जो हमारे यहाँ के कदावर नेता हैं और हर दृष्टिकोण से एजुकेशन के मामले से हो या उनका जो एक थाउट है उसकी कोई कंपैरिजन हमारे मिथिलांचल के नेताओं में बहुत कम ही आदमियों में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो उनको एक बहुत तेज़ तरार, आप ही लोग बोलते हैं कि बहुत तेज़ तरार और बहुत कर्मठ नेता हैं। तो जब उनके सोच में अगर ये बातें आई है कि 225 सीट मुझे लाना है तो बड़ी बिल्कुल तथ्यपूर्ण होगा वो, उसमें कहीं कोई इफबट की बातें नहीं है। और रही बातें चुनाव में उम्मीदवारों को लाने की, तो निश्चित रूप से अच्छे उम्मीदवारों को हम लोग लाएंगे तभी हम लोग इलेक्शंस के पार्ट्स को जीत पाएंगे। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न हमारा यही है कि जिसके ऊपर कोई दाग ना हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट हो कि उसकी मन की मानसा हो कि हमारा जिस क्षेत्र विधानसभा के क्षेत्र से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उसका विकास हम प्रॉपरली कर सकें। तो इस पर का इसका जो चयन होता है हमारे भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा लोग दे दिया और इलेक्शन में उनको टिकट मिल जाएगा। ये सब अन्य पार्टियों में होती है, जिसका साक्षात एग्जाम्पल आप पिछले बार भी देखे, हमारे दरभंगा क्षेत्र में भी देखे हैं। दरभंगा में बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र में वैसा ही हुआ कि लोग गया, लटका रहा, पैसा दिया, टिकट लिया और चला आया, जिसकी कोई भागीदारी कहीं भी उस पार्टी में कभी से ना, और इसलिए हार भी गए। तो वैसे कैंडिडेट को आपका कौन सा, क्योंकि आपकी बात हुई होगी तभी आप भाजपा में आए हुए हैं, या फिर आप सोचेंगे कि कौन क्षेत्र से टिकट लें? नहीं, मेरी किसी आदमी से इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है कि आपको हम टिकट दिला देंगे तो आप हमारे पार्ट में आ जाइए। मैंने पहले ही आपको बोला है कि भारतीय जनता पार्टी में मैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह भाई साहब के और नित्यानंद राय भाई साहब जो हैं, इन लोगों के पार्ट से मैं इन्फ्लुएंस्ड हुआ। नित्यानंद भाई साहब का सहयोग मिला मुझे, और सम्राट चौधरी जी,
से भी मैं पर्सनली मुलाकात किया था और जाके मिलने के पश्चात मैं अपनी प्रपोजल्स को उन लोगों के सामने रखा। मेरा कंसर्न इस पार्ट का था कि देश को विकसित बनाने में हम अपनी कुछ न कुछ योगदान दे सकें। इसका मतलब यह नहीं होता है कि मैं माननीय बनूंगा, एमएलए बनूंगा, एमएलसी बनूंगा और एमपी बनूंगा तभी अपना योगदान दे। फिर भी तो आपकी होगी ना कि हाँ हम चुनाव लड़ें, इच्छा या चुनाव? देखिए, इच्छाएं जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी में आता है तो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आता है तो उसकी इच्छाएं निश्चित रूप से होती है कि हम भी माननीय बने। ठीक है, मेरा भी इच्छा है कि ठीक है, अगर हमारे लिए हमारे जितने भी शीर्ष के जितने भी नेता हैं, हमारे बिहार के हों चाहे केंद्र के हों, अगर उन लोगों की आशीर्वाद मुझे मिलेगी और मुझे अगर ये दिया जाएगा कि नहीं आप इलेक्शन लड़ें, अब मुझे मौका दिया जाएगा तो निश्चित रूप से मैं बखूबी अपनी जिम्मेवारी को निभाने की कोशिश। कौन सा क्षेत्र आप चुनें, कौन सा विधानसभा आपके लिए सूट करेगा और पार्टी भी सोचेगी ऐसे उम्मीदवार को दे जो चुनाव जिता सके? कौन सा विधानसभा? देखिए, मेरे कंसर्न में मैंने पहले ही बात बताया कि विधानसभा का जो चयन है ये तब बातें होती कि जब सिर्फ मुझे करना था। विधानसभा का चयन हो या कैंडिडेट का, उम्मीदवार का चयन हो, ये तो शीर्ष नेता करेंगे। लेकिन मेरा घर, मैं दरभंगा के सदर क्षेत्र में यानी कि शहरी क्षेत्र में मैं रहता हूँ, मैं यहाँ का वोटर भी हूँ, दिग्गी पे मेरा घर है। तो निश्चित रूप से अगर मान लीजिए कि मुझे अगर उम्मीदवारी की बातें अगर मिलती है और ऐसी ऑप्शंस मिलती है कि आप इन पार्ट्स में कहाँ से लड़ सकते हैं तो निश्चित रूप से हम शहरी विधानसभा को चुनेंगे, क्योंकि यहाँ रह के मुझे काम करने में और दरभंगा के विकास की पार्ट को जो मैंने बड़ी और से देखा है, आज नहीं 1988 से मैं दरभंगा को बहुत अच्छे से देख रहा हूँ। जब मैं मैट्रिकुलेशन में था उस समय से मैं दरभंगा को देख रहा हूँ, तो जितनी भी इसमें कमियाँ हैं, जिस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है और कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो जिस चीज़ को आप बारीकी से बहुत चीज़ों को देखे रहेंगे ना, तो उसके विषय में कोई भी डिसीजन लेना उसके विकास के लिए या उसका कोई काम करने का जो तरीका है उसको मैं करने की कोशिश करता हूं। मैं उसका सुपरविजन भी बड़ा आसानी से कर लूंगा कि ब्रश भी कर रहे हैं तो हम निकल गए, वोटरों पर भी पकड़ होती है। और निश्चित ऑब्वियस बात है कि हमारे जितने भी मतदाता भगवान लोग हैं उन लोगों के ऊपर भी पकड़ होती। क्या है मतलब, वो तो सभी के सभी आदमी हमारे साथ के ही हैं, तो जितने भी आदमी सभी आदमी साथ के हैं तो निश्चित रूप से उन लोग का सहयोग मिलेगा और दरभंगा को एक नई आयाम के रूप में हम ले जाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद। देखिए, डॉक्टर मृदुल शुक्ला सभी क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्र से लेकर के राजनीति के क्षेत्र में भी उनका जुड़ाव और रुचि रहा है। उन्होंने दरभंगा में बहुत कुछ देन दिया है और इस बार वो पूरी तरह निगाहें रखे हैं कि दरभंगा के जितने वोटर हैं, जनता हैं और कार्यकर्ता हैं, खासकर भाजपा के कार्यकर्ता भी अब मृदुल शुक्ला के पक्ष में बोलने लगे हैं। तो इससे ये उम्मीद जताई जाती है कि आने वाले 2025 चुनाव में दरभंगा और शहरी विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी ये कर सकते हैं। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GT+ सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद।